बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद दस्तावेज़ में एक बार फिर। आज के हमारे सवालात हैं इसराइल ईरान जंग के हवाले से कि कौन कौन मुस्लिम या नॉन मुस्लिम कंट्री मौजूदा ईरान इसराइल जंग में ईरान के हिमायत याफ्ता है। हमारा दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान पर ईरान की हिमायत करने से कोई दबाव पड़ सकता है? तो आइए नजरीन खोज करते हैं इन सवालात की। नजरीन, अगर ईरान की हिमायत की बात की जाए तो पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऐलान किया है कि हम हर लिहाज से ईरान के साथ खड़े हैं। अगर आज हम खामोश रहे तो कल सबका नंबर आएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी ईरान के साथ पुख्ता यकजहती का इज़हार किया है। अभी दूसरे ग्रुप्स के बारे में भी जानते हैं या दुनिया के दूसरे फ़ाल अरकान या कंट्रीज जो ईरान को सिफारती या दूसरे अंदाज में हिमायत करते दिखाई दिए हैं। हिजबुल्लाह जो कि लबनान में सरगर्म है। ईरान का मजबूत प्रॉक्सी माली और अस्करी ताउन उनके साथ जारी है। इसी वजह से हिजबुल्लाह भी ईरान के साथ इत्तेहाद में पेश है। तो शायद बात ये है कि पाकिस्तान ने खुलकर ईरान की हिमायत करने का ऐलान किया है और मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होने की तलकीन भी की है, जो कि एक अच्छा इकदाम है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि मुस्लिम कंट्रीज ख्वाजा आसिफ के बयान पर कितना रिस्पांस करते हैं। नाज़रीन, अब अगर गैर मुस्लिम ममालिक की बात की जाए तो चीनी हुकाम ने खुलकर ईरान की हिमायत की है और बहरान में किरदार अदा करने की पेशकश की है। चीन जो कि खित्ते में अमन चाहता है, इस वजह से वो सालिसी का किरदार अदा कर सकता है। रूस भी इसी बाबत में ईरान के करीब है और मुज़ाकरात में माविन किरदार अदा कर सकता है। शुमाली कोरिया की अगर बात करें तो ईरान को असला और फौजी टेक्नोलॉजी फराहम करने के इल्ज़ामात लगते आए हैं माजी में, लिहाजा इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि शुमाली कोरिया भी ईरान की हिमायत में पेश होगी। नजरीन, अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि क्या पाकिस्तान पर ईरान की हिमायत करने से कोई दबाव पड़ सकता है? तो आइए खोज लगाते हैं। नजरीन, जैसे कि आप सबको पता है कि ईरान अरसा दराज से आलमी पाबंदियों का सामना कर रहा है। ईरान पर अमरीकी और यूरोपीय यूनियन की तरफ से कई पाबंदियां हैं। जोहरी प्रोग्राम, दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत वगैरह के इल्ज़ामात वक्तन फ़वक्तन लगते रहते हैं। अगर पाकिस्तान खुलकर ईरान का साथ देता है तो ऐसी भी सानवी पाबंदियों यानी सेकेंडरी सैंक्शंस का सामना हो सकता है। ख़ुसूसन तिजारती बैंकिंग निज़ाम में मुश्किलात पेश आ सकती है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी हो सकती है। डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम से रसाई महदूद हो सकती है। नाजरीन, चूँकि यहाँ हमने जिक्र किया है डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम तक रसाई महदूद होना, तो आइए चलते हैं पहले इसके बारे में सर्च करते हैं कि ये कौन सा सिस्टम है। डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम से रसाई महदूद होने का मतलब है कि किसी मुल्क, बैंक या इदारे को बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम से जुज़वी या मुकम्मल तौर पर खारिज कर देना। आइए दोनों को अलग अलग और आसान ज़बान में समझते हैं। डॉलर से रसाई महदूद होना क्या है? दुनिया की बेशतर तिजारत और बैनुल-अक़वामी लेन देन अमरीकी डॉलर में होता है। अगर किसी मुल्क को डॉलर सिस्टम से निकाल दिया जाए तो वो आलमी बैंकों से डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। दरामदात व बरामदात में मुश्किलात होती हैं। सरमायाकारी और बैरूनी फंडिंग रुक सकती है। मिसाल के तौर पर अगर ईरान, रूस या किसी और मुल्क पर पाबंदियाँ लग जाएं या लगी हैं और इन्हें डॉलर सिस्टम से खारिज कर दिया गया हो तो वो अमेरिका या इसके इत्तेहादियों से माली लेन देन नहीं कर सकते। अब आते हैं स्विफ्ट सिस्टम क्या है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, इसको स्विफ्ट कहते हैं। एक आलमी बैंकिंग नेटवर्क है जिसके ज़रिए दुनिया भर के बैंक एक दूसरे को महफूज और तेज़ मालियाती पैगामात जैसे कि रकूम की मुंतकिली भेजते हैं। अगर किसी मुल्क या बैंक को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया जाए तो वो आलमी बैंकिंग नेटवर्क से मुनक़ता हो जाता है। बैंक बैनुल-अक़वामी सतह पर रकूम नहीं भेज या वसूल कर सकते। कारोबार, तिजारत, तरसीलात और ज़र मुबादला सब मुतासर होते हैं। मिसाल के तौर पर 2022 में यूक्रेन जंग के बाद रूस के कुछ बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया गया था।
दोनों चीज़ों के असरात क्या हो सकते हैं? मईशत पर शदीद दबाव आता है, दरमदात और बरमदात रुक जाती हैं, महंगाई में इजाफा होता है, मुतबादिल निज़ाम तलाश करना मुश्किल हो जाता है। अब नाज़रीन चलते हैं ओरिजिनल टॉपिक की तरफ। सऊदी अरब और अमेरिका के साथ ताल्लुकात की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान सऊदी अरब और खलीजी ममालिक से माली मदद लेता रहा है जो ईरान के मुखालिफ समझे जाते हैं। FATF जैसे आलमी इदारे से इखराज भी मुमकिन है। बिलफर्ज अगर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा कि वो ईरान की अस्करी या प्रॉक्सी नेटवर्क्स की हिमायत कर रहा है तो FATF जैसे इदारे इसे ग्रे लिस्ट में वापस डाल सकते हैं। अब जानते हैं कि FATF इदारे का किरदार क्या है। FATF का मुकम्मल नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी मालियाती कार्रवाई का टास्क फोर्स। ये एक बैनुल-अक़वामी इदारा है जो दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत यानी टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने के लिए काम करता है। नाज़रीन FATF 1989 में G7 मुमालिक ने बनाया। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसके अरकान में अमेरिका, बरतानिया, चीन, भारत और सऊदी अरब और कई दूसरे मुमालिक शामिल है। FATF के मकसद की अगर बात की जाए तो मुमालिक की निगरानी करना वो गैर कानूनी पैसे की तरसील और दहशत गर्दों को फंडिंग से कैसे निपटते हैं। अगर कोई मुल्क नाकाम हो तो इसे खबरदार करना या इस पर माशी दबाव डालना। नाज़रीन चलते हैं FATF की ग्रे लिस्ट क्या होती है। जब FATF को लगता है कि कोई मुल्क दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग रोकने में नाकाम है या मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुनासिब इकदाम नहीं कर रहा तो इसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। ग्रे लिस्ट का मतलब है FATF इस मुल्क को ज़्यादा निगरानी में रखता है। आलमी मालियाती इदारे जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक इस मुल्क पर एतमाद कम कर देते हैं। बैरूनी सरमायाकारी में कमी आती है, कारोबारी लेन देन मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान और ग्रे लिस्ट की अगर बात करें तो पाकिस्तान को पहले भी 2018 से 2022 तक ग्रे लिस्ट में रखा गया था। FATF ने कहा था कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए मजीद इक़दाम करने होंगे। जब पाकिस्तान ने कुछ इस्लाहात किए तो 2022 में ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। अब मौजूदा सूरत हाल में अगर पाकिस्तान पर ईरान की अस्करी नेटवर्क्स की हिमायत का इल्ज़ाम लगे तो FATF को लगेगा कि पाकिस्तान ईरान जैसे मुल्क की मदद कर रहा है जो पाबंदियों यानी सैंक्शंस में है और जो मुमकिन तौर पर दहशतगर्द नेटवर्क्स या प्रॉक्सी ग्रुप्स को फंड दे रहा है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डालने पर खबर हो सकता है। माशी दबाव, सरमायाकारी में कमी और बैनुल-अक़वामी तन्हाई का सामना भी हो सकता है। नाज़रीन अब आते हैं ओरिजिनल टॉपिक की तरफ। शेख अगर पाकिस्तान ईरान की मुकम्मल हिमायत करता है तो खिलाफ मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है। अगर पाकिस्तान खुलकर ईरान की अस्करी हिमायत करे मसलन हथियार, इंटेलिजेंस या मिसाइल ताउन तो ये इसराइल या अमेरिका को सख्त जवाब देने पर मजबूर कर सकता है जैसे सफारती दबाव, इमदाद या प्रोग्राम की मुअत्तली, अक़वाम मुत्तहिदा में मनफी प्रोपेगेंडा वगैरह हो सकते हैं। अगरचे पाकिस्तान का मुख्तात मौक़िफ़ है, अब तक पाकिस्तान के वज़रा ने ईरान से हमदर्दी और यकजहती का इज़हार किया है लेकिन हुकूमत ने फ़ौजी या अमली हिमायत का कोई इंदिया नहीं दिया। पाकिस्तान अब तक एक बैलेंस पॉलिसी पर चल रहा है। इस ईरान से इस्लामी अखुवत की बात हो रही है। सऊदी अरब और मगरब से माली तेल और सिफारती तल्लुकात कायम रखे हुए है। नाज़रीन अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अगर अमेरिका जब चाहे जहाँ चाहे किसी भी मुल्क की खुलकर हिमायत करता है या किसी भी मुल्क की खुलकर मुखालिफत कर सकता है तो दूसरे ममालिक ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। इनकी कई वजूहात हैं लेकिन सबसे अहम वजह यही है कि माली खुद इन्हिसारी। जो ममालिक माली तौर पर खुद पर इन्हिसार करते हों उनके बिजनेसेस और उनका स्ट्रक्चर इतना डेवलप हो कि वो किसी बैरूनी बैंक के मकरूज न हो तो वो अपने फैसले आप कर सकते हैं और किसी भी बैरूनी दबाव का शिकार नहीं हो पाते। इसलिए पाकिस्तान को भी आलमी सतह पर अपना असर रसूख दिखाने के लिए माली तौर पर मुस्तहकम होना पड़ेगा और माली तौर पर मुस्तहकम होने के लिए दूसरों पर इन्हिसार छोड़ना पड़ेगा और दूसरों पर इन्हिसार छोड़ने के लिए अपने वसाइल को बरोए कार लाना होगा और अपने वसाइल को बरोए कार लाने के लिए हुकूमत और आवाम को मिलकर ऐसे प्लान बनाने होंगे कि वो अपने ही रिसोर्सेज से पैसा बनाए, बरामदात बढ़ाएं, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करें
کرے۔ ناظرین، ویڈیو کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ایک دن ضرور آئے گا جہاں پاکستان مکمل طور پر خود انحصار ہوگا اور وہ کسی بھی بیرونی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوگا اور معاشی طور پر مضبوط ترین ممالک میں شمار ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ایک تحقیقاتی رپورٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔